खुश आमदीद, वेलकम बैक टू ATV मॉर्निंग विद फराह। आज हम एक ऐसे इशू के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत कॉमनली सुनने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट एवरी 6-7 पर्सन, भले वो बच्चा है या बड़ा है, हमें इसकी शिकायत करता दिखाई देता है, सीलिक डिज़ीज़, जहाँ पे कि हमें मुख्तलिफ़ किस्म की एलर्जीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म के मसले जो हैं वो होना शुरू हो जाते हैं। हम बात करेंगे आज अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से। डॉक्टर तारिक जो हैं UK क्वालिफाइड हैं होम्योपैथिक में, और ये फार्मासिस्ट की डिग्री भी रखते हैं पाकिस्तान से, और इन्हें एक्नॉलेज भी किया गया हाउस ऑफ लॉर्ड से एक अवार्ड के ज़रिए फॉर हिज बेस्ट प्रैक्टिसेस इन होम्योपैथिक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सेलिक डिज़ीज़ आप एज होम्योपैथिक फिजिशियन आपके हाल में क्या है और क्यों हो जाती है? सिलिक डिज़ीज़ एक ऑटो इम्यून डिज़ीज़ है जो पेशेंट की बॉडी अपने ही निज़ाम के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देती है। इसकी कोई आइडेंटिफाइड रीज़न जो है वो तो कोई समझ में नहीं आई कि इसकी कॉज क्या है। ठीक है। लेकिन ये बच्चों में भी कॉमन होती जा रही है और बड़ों में भी सुनने को मिलती है। तो सिलिक डिज़ीज़ का जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है ना, वो होम्योपैथी में मौजूद है। अच्छा, दैट मीन्स कि इससे छुटकारा मुमकिन है या इससे मुकम्मल छुटकारा मुमकिन है। अच्छा। और सिलिक डिज़ीज़ के बेशुमार पेशेंट जो पहले मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात यूज़ करते हुए आते हैं, उसमें स्टीरॉयड भी मौजूद होते हैं क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन कम ही होता है। ऑटोइम्यून को सिर्फ मैनेज करना जो है वो है एलोपैथिक मेडिसिन में। हाँ। लेकिन उसका कंप्लीट क्योर जो है ना, वो होम्योपैथी में मौजूद है। आपके हाल में अलामात क्या हैं? किसी शख्स में क्या अलामात आएंगी कि जिसके बाद उसे ये टेस्टिंग में जाना चाहिए कि उसे सिलिक डिजीज़ है कि नहीं है? जी, ऐसे पेशेंट में या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होता है या क्रॉनिक डायरिया होता है। ठीक है। वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इनको ऑल्टरनेट भी करता रहता है कि कभी उसको कॉन्स्टिपेशन हो गई, कभी उसको डायरिया हो गया। ये उसकी एक प्रोमिनेंट है। उसके अलावा अगर देखें तो क्रैम्प्स होते हैं, उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, और उसके अलावा इंडाइजेशन होती है, नॉजिएट करता है वो, उसको जो है मतली आती रहती है, उसको वोमिटिंग हो जाती है, उसको जो है वो फ्लैचुलेंस और रम्बलिंग जो है ना वो रहती है, और वो जो है वो ज़्यादातर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की वजह से ही फिर शिकार हो जाता है, अपने एंजाइटी का, स्ट्रेस का, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ठीक है। तो वो एक और मसला साथ में एसोसिएट हो जाता है। सही जी, और फिर ये दोनों एक दूसरे को एग्रीवेट करते रहते हैं। ठीक है कि जी स्ट्रेस हो गया तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। ठीक है। फटीग शुरू हो जाती है, क्यों कि डिहाइड्रेशन होती रहती है, स्टूल पास होता है बार बार, या फिर इंडाइजेशन अगर आप कह रहे हैं तो हो सकता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन ना सही होती हो तो जिस्म में प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं होती ना। प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं होती जब खुराक का निज़ाम ही सही नहीं हो रहा। जी हाँ। तो फिर उसमें से जो अज्जा जज्ब करने हैं तो वो सारा सिस्टम तो ख़राब हो जाएगा। वो ख़राब हो गया और वो सारे के सारा जो है डेफिसिट हो गया, वो सारा इवैक्यूएट हो गया। तो उसकी वजह से फिर पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। जब पानी की कमी होगी तो उसके साथ साथ और बहुत सारे मसाइल शुरू हो जाएंगे जी। उसको फटीग, क्रॉनिक फटीग शुरू हो जाती है, एनीमिया शुरू हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाता है उनको। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है इसके बाद, जस्ट बिकॉज ऑफ सिलिक डिजीज़। जी जी। अच्छा। इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है क्योंकि वीकनेस बॉडी में इतनी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। वो निज़ाम हर एक के ऊपर जो है ना उसका इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है। सही। तो बंदा जो है अच्छा, वो कैसे डायग्नोज कैसे होता है? ये जो है सिम्टम्स, ये बड़े वेग से जनरलाइज सिम्टम्स हैं, किसी भी तरफ फॉल कर सकते हैं। तो आप क्या सिर्फ कोई भी बंदा आपके पास इन अलामात के साथ आएगा तो आप कहेंगे कि उसे सिलिक डिजीज़ है, या उसका कोई वेरिफिकेशन भी है? उसकी वेरिफिकेशन तो मुख्तलिफ टेस्टों से की जा सकती है, लेकिन हमें चूँकि हमारा सारे का सारा सिस्टम सिम्टम्स बेस्ड है, ठीक है, उसकी बुनियाद के ऊपर, क्यों कि अगर वो पेशेंट क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के साथ आता है तो हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के तौर पे ट्रीट नहीं करेंगे, वो सारी हिस्ट्री लेंगे और उसके तमाम कि इस दौरान क्या क्या उसके साथ होता रहता है। ठीक है। उसको जब एक दूसरे के साथ एसोसिएट करते हैं और ये चीज़ें कोऑर्डिनेट होती हैं एक दूसरे के साथ,
तो उसके बाद जो मेडिसिन देते हैं ना वो फिर सीलिक डिजीज़ को ठीक करती जाती है। अब कैसे फिर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं कि सीलिक मसला है या ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, ये बड़े नज़दीक फॉल कर वो जाते तो हैं पेशेंट सारी खुद भी चीज़ें? बताता है ना, ठीक है। खुद भी अपना खुद बताता है कि जी मैं फ़लाँ चीज़ खाता हूँ तो उसके बाद मुझे क्रैम्प शुरू हो जाते हैं और मुझे जो है ना फौरी तौर पे स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है। और वो ज़्यादातर चीज़ों को खुद ही आइडेंटिफाई कर चुका होता है कि हाँ ये चीज़ें मुझे जो हैं ये। लेकिन अगर बच्चा है डॉक्टर साहब, तो जी। बच्चे का तो अभी ये थिंकिंग इस तरह का एक्सपीरियंस और नोट डाउन करना, मुशाहिदा नहीं जी, होता, जी। तो फिर वो बच्चे में फिर- कैसे पता चले? हाँ वो फिर वो सिम्टम्स की बुनियाद के ऊपर उस बच्चे के साइंस क्या हैं, उस बच्चे की सिम्टम्स क्या हैं, उसका डायरिया जो है वो ग्रीसी डायरिया है या उसकी कॉन्स्टिपेशन में। देखें होम्योपैथी तो इस हद तक जो है वो चीज़ों को अनकवर करती है डिटेल और में देखती है। डिग आउट करती है, कि डिटेल आप में हर देखती तरह है। के सिम्टम्स जो हैं उसको कंसिडर करेंगे। वो सारी सिम्टम्स जब कंसीडर होती हैं ना तो तब आपके ख्याल में डॉक्टर साहब इसका इलाज कितने टाइम में मुमकिन हो जाएगा? दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा। वो हम नहीं कह सकते। जो लोग जल्दी इसको डायग्नोस करवा लेते हैं और वो आ जाते हैं कि जी हमें पता है कि भाई इसका दूसरा कोई इलाज मुमकिन ही नहीं है, तो चलें होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ही चलें। ऐसी सूरत में बहुत जल्दी उनको रिकवरी होना शुरू हो जाती है। ठीक है। जो क्रॉनिक बन जाते हैं पेशेंट और कई सालों से सफ़र कर रहे होते हैं और उन्होंने क्या क्या मेडिसिन नहीं यूज़ की हुई होती, ऐसे पेशेंट में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है। अब मेडिसिन क्या हैं जी। जो कि आप ऐसे लोगों को देते हैं, और Medicines वो जी। बताइएगा जो अगर कोई आपको सुन रहा है तो वो सेफली खुद से भी उनको अपने नज़दीकी किसी होम्योपैथिक स्टोर से लेके यूज़ कर सके। वैसे तो होम्योपैथिक मेडिसिन सारी सेफ़ होती हैं हाँ। क्योंकि मिनिमल डोजेज होती हैं और इसको यूज़ करने में कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। अगर फ़र्ज़ किया किसी वजह से कोई फ़ायदा ना हो रहा हो तो इसका कम से कम नुकसान नहीं हो रहा होता। ठीक है। इसके लिए जो मेडिसिन यूज़ करवाते हैं उसमें हम मर्कसॉल यूज़ करवाते हैं, मर्क कॉर यूज़ करवाते हैं, एल्यूमिना यूज़ करवाते हैं इसके लिए। इसके लिए चाइना एक मेडिसिन है उसको यूज़ करवाते हैं, कोलोसिंथिस उसको यूज़ करवाते हैं। ये वो मेडिसिन्स हैं कि जो अक्सर इसमें यूज़ करवाई जाती हैं। ठीक है। पोडोफाइलम भी इसमें हम देते हैं, यूज़ करते हैं। नक्सवोमिका भी इसमें यूज़ करवाते हैं। ये तो बहुत सारी मेडिसिन हो बहुत गई। सारी मेडिसिन, तो ये वो मेडिसिन है जो मैं आपको कॉमनली यूज़ होने की वजह से मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज़ ये कोई 150-200 से ज़्यादा मेडिसिन है। तो फिर अब कोई बंदा जो सुन रहा है तो वो इनमें से कोई एक पिक करना चाहे कि एक या दो, जिससे कि वो ट्राई करके देख लें कि उन्हें कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। अगर अलामात यही हैं कि उनको मतलब बदहज़मी की शिकायत है, उनको लगता है कि उनकी निज़ाम जो है सही काम नहीं कर रहा और ग्लूटेन एलर्जी या सीलिक डिजीज़ जो है इस तरह का मसला एग्जिस्ट कर रहा है जिसको उन्होंने टेस्ट करवा लिया हुआ है। देखिए इसके लिए भी जो है ना, वैसे तो बग़ैर डॉक्टर के चीज़ें उस पेशेंट को समझ में नहीं आ सकती। ठीक है। बल्कि आप ये देखें कि आज के दौर में बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो ये सब कुछ करके हमारे पास आते हैं वो। ठीक है। कि उन्होंने जो है वो चैट जीपीटी से उन्होंने देख लिया, उन्होंने जो है वो गूगल से देख लिया। चैट जीपीटी कैसा है वैसे आपके ख्याल में? देखें बहुत सारी चीज़ों में बहुत हेल्पफुल है, बहुत सारी चीज़ जो है वो उसके भी ग्रिप में नहीं है, उसकी भी रेंज में नहीं है, आपको गलत भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन ज़्यादातर इंफॉर्मेशन चूँकि मौजूद है तो उससे काफ़ी हेल्प ली जा सकती है। लेकिन बात ये है कि चैट जीपीटी आपको साइन और सिम्टम तो आपके नहीं देख रहा ना, आपकी, हाँ वो आपको ये बता सकता है कि भाई इन सिम्टम्स में ये मेडिसिन यूज़ करो, लेकिन उन सारी चीज़ों को जो बैकग्राउंड उसके पीछे होता है, जो होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसीडर करना पड़ता है, वो उसमें तो वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता। यही वजह है कि वो सब लोग यूज़ करने के बाद मेडिसिन ये भी यूज़ कर ली, वो भी यूज़ कर ली, उसके बाद वो हमारे पास आते हैं और हम फिर डिटेल स्टडी करते हैं पेशेंट की। और मेरे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि वो एक सॉफ्टवेयर है और मेरे पास तो एक निज़ाम है जो मैं इंग्लैंड से सीख के आया हुआ हूँ, उसकी वजह से अल्लाह ताला जल्दी शिफा देता है पेशेंट को। ठीक है। क्योंकि वो इसमें सारी ब्यूटी जो है वो सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर की एनालिसिस के ऊपर है। ठीक है। कि उसने कैसे आपको एनालाइज किया, फिर कैसे उसके बाद सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन और पोटेंसी कैसे की। वो जब उसने काम कंप्लीट कर लिया तो ग्रिप में आ जाती हैं मुख्तलिफ चीज़ें जो बहुत ज़्यादा क्रॉनिक भी होती हैं, वो आराम से ग्रिप में आ जाती हैं। ठीक है। ये एक मसला हो गया।
एक और मसला जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, यूटीआईज, जी, ये भी बहुत कॉमन है आपके ख्याल में? और इसके लिए हमेशा यही होता है कि आपको यूटीआईज फ्रीक्वेंट अगर हो रहे हैं तो आपने उसकी मेडिसिन लेनी है, एंड देन वो एक कोर्स है एंटीबायोटिक का, आप वो करेंगे तो एंटी फंगल का फिर आपको साथ करना पड़ेगा। सो ये एक साइकिल जो है चलता चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और जो लोग इससे मुतासर होते हैं वो फिर बेचारे खासी तकलीफ़ में होते हैं। समटाइम्स इतने आप रेजिस्टेंट हो चुके होते हैं कि आपके ऊपर कोई एंटीबायोटिक भी असर नहीं कर रही होती, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा कोर्स करके सारी छोड़ दी होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब होम्योपैथिक इस तरह के मसलों का भी कोई हल बताता है? यूटीआई जो रिकरेंट होता है, क्योंकि उसमें इकोलाई इन्वॉल्व होता है। इकोलाई एक बैक्टीरिया है जो कि रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। ठीक है। 90% इकोलाई की वजह से होते हैं। सही। और वो एक एंटीबायोटिक देते हैं तो कुछ देर के लिए उसने ठीक कर देना है, उसके बाद फिर वो रेजिस्टेंट, फिर वो जो है ना कोई दूसरा लो, फर्स्ट जनरेशन के बाद सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के ऊपर चले जाओ आप, और पता चला कि फोर्थ जनरेशन भी यूज़ कर लिया आपने। उसने कुछ अर्सा आपको जो है रिलीफ पहुंचा दिया, उसके बाद जो है फिर आप वही इकोलाई की वजह में। और ये चूँकि वीक कर देता है निज़ाम को, तो फिर आप में दूसरी इन्फेक्शन को भी जल्दी से ग्रैब करने की वीकनेस शुरू हो जाती है। ठीक है। तो इसका बेहतरीन इलाज होम्योपैथी है। इसका यूटीआई का बेहतरीन इलाज होम्योपैथिक मेडिसिन हैं। होता इस तरह से है कि यूटीआई के भी तमाम पेशेंट को हम एक ही तरह के मेडिसिन तो नहीं दे सकते। अच्छा। तमाम पेशेंट को हम ये नहीं कह सकते कि कैंथरस के पेशेंट है, जो ज़्यादातर आप नेट के ऊपर भी देखें, इधर उधर देखें तो आपको यही मेडिसिन मिलेगी जी, कैंथरस जो है ना वो यूज़ करें आप। लेकिन इसमें मोर देन 300 जो मेडिसिन हैं वो मौजूद हैं। वो सारी उन्हीं सिम्टम्स की बुनियाद के ऊपर कि क्या आप यूरिन पास करते हैं तो क्या आपका फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, या उसमें रिटेंशन मौजूद है कि आपका यूरिन जो है वो रिटेंशन के साथ आता है, उसमें जो है वो फीबल स्ट्रीम होती है उसकी या डिवाइडेड स्ट्रीम होती है। ये सारा कुछ उन सिम्टम्स के साथ देखना पड़ता है। अच्छा, बच्चों में भी ये मसला जो है बहुत कॉमन है? जी हाँ। ख़ास तौर पे जब से ये हम मदर्स जो हैं डाइपर्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं और हाइजीन और इस तरह की चीज़ों को मेंटेन नहीं करती। हाइजीन का तो बहुत मेन वो है ना कि आपकी पर्सनल हाइजीन अगर थोड़ी सी गड़बड़ हुई या बच्चे की गड़बड़ हुई तो ये प्रॉब्लम होने का एहतमाल होता है। तो बच्चों में भी और यंग बच्चों में मतलब न्यू बॉर्न्स से लेकर तो ऑनवर्ड्स बच्चों में भी ये बहुत कॉमन है। अब वो तो रिपोर्ट नहीं कर सकते जी, वो तो नहीं बता सकते। और बाज़ औक़ात बच्चों में ये यूटीआई जो है इस दर्जे निगलेक्टेड होता है कि मैं ये पढ़ रही थी किसी जगह पे कि ग्रोथ उनकी जो है उस पर इफेक्ट पड़ जाता है जी। क्योंकि वालिदैन को अंदाज़ा ही नहीं होता कि बार बार उसे जो बुखार हो रहा है या बार बार जो उसे कुछ हो रहा है या वो चिड़चिड़ा हो रहा है या वो उसे कोई तकलीफ वो बता तो नहीं सक रहा, तो लेकिन उसकी ग्रोथ जो है वो इफेक्ट हो रही है। सो इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट। तो बच्चों में फिर कैसे हम करेंगे और क्या करें? रिटेंशन ऑफ यूरिन जो है ना वो देखनी पड़ती है, और मदर को ही इस चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है कि अगर वो उसमें ज़ाहिर है कि अगर वो इन्फेक्शन होगा, यूटीआई होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद उसको फीवर हो जाएगा, उसका पेशाब रुक जाएगा, या पेशाब आएगा तो फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहा होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप या थोड़ा थोड़ा करके। ऐसी सूरत में फिर मदर को जल्दी या तो जो भी सिलसिला होम्योपैथिक डॉक्टर के पास ये सिम्टम्स लेके आएंगे तो यकीनन फिर उसके हिसाब से जो मेडिसिन मिलेगी वो क्योर करती चली जाएगी। ठीक है। मेडिसिन कितना अरसा लेनी पड़ेगी? जी, ये बच्चे के लिए इतनी ज़्यादा लंबे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स देती है। ठीक है। हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं ना कि माएँ लेके आती हैं डायरिया हो गया बच्चे को, उधर मेडिसिन देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ ही उसका डायरिया जो है ना वो रुकना शुरू हो जाता है। और यूटीआई का जिस तरह से ये है कि अगर पेशाब की रिटेंशन है, बच्चा जो है स्क्रीमिंग करता है, इस पेशाब के रुकने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है उसको। लेकिन यूजुअली इसको ना मिसअंडरस्टैंड किया जाता है, पेट में दर्द हो रही है, शायद कान में दर्द हो रही है, शायद कॉलिक हो गया है। बहुत कम तवज्जो इस तरफ जाती है कि बच्चों को भी यूटीआई के मसले जो हैं वो होते हैं।
जी। और आजकल ज़्यादा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ये जो हम डाइपर्स एंड पैम्पर्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको मतलब उसमें हाइजीन नहीं मेंटेन रखते, तो उस वजह से ये तो वो ज़्यादा जब कॉमन पेट का दर्द का वो उनको खदशा होता है ना, माँ को खदशा होता है, तो सबसे पहले पेट के दर्द की दवा दी जाती है जी। कि फ्लैचुलेंस तो नहीं है, वो गैसेस वगैरह तो नहीं एक्यूमुलेट हो रही, उसकी मेडिसिन दी जाती है। जब वो भी काम नहीं करती है, असल में प्रॉब्लम कुछ और होता है, तो फिर हमारे पास जब लेके आते हैं तो हम तो कलेक्टिवली इन चीज़ों को देखते हैं ना, ठीक है। उसमें फिर हम पेट को भी कंसीडर करते हैं। ज़्यादातर बच्चों में मामला ही पेट का होता है। अच्छा। लेकिन उसके बाद जो दूसरी चीज़ें जब पूछते हैं और डिग आउट करते हैं तो वो पता चल जाता है कि यूरिन की जेंडर रिटेंशन से है। भी फ़र्क पड़ेगा जो आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे कि यूटीआई इन फीमेल्स या यूटीआई इन मेल, तो ये दोनों या जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? जेंडर से फ़र्क कोई नहीं पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि फीमेल में भी बहुत ज़्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी देखी गई है। ठीक है। और मेल जो हैं वो जब आते हैं तो उनमें कुछ और भी चीज़ें उसकी लेकिन उसमें जो होती लोग हैं। आपको देख रहे हैं, जी। अब अगर जेंडर के इसमें तखसीस नहीं है तो क्या कोई एक ऐसी मेडिसिन रेकमेंड करेंगे कि जो लोग इस मसले को फेस कर रहे हैं वो उसको ट्राई करके देख लें कि वो इट सूट्स देम या नहीं? प्राइमरी मेडिसिन तो वो जैसे मैंने बताया ना कि कैंथरस है, प्राइमरी यूज़ करते हैं जो मेडिसिन। लेकिन उसके अलावा आप एपिस मेलिफिका ये यूज़ करवाते हैं हम इसके लिए। और ये दोनों इकट्ठी भी यूज़ करवाते हैं? दोनों इकट्ठी जो है वो नहीं यूज़ करवा सकते क्योंकि ये दोनों आपस एंटीडोट हैं एक दूसरे की। ठीक है। लेकिन दूसरी मेडिसिन वो एसोसिएट की जा सकती हैं। क्लेमेटिस है वो हम देते हैं, सारसाप्रिला एक मेडिसिन है वो यूज़ करवाते हैं, बर्बरस बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करवाते हैं। बट इफ समबडी इज वाचिंग तो फिर कौन सी कोई एक मेडिसिन वो पिक करेगा? कैंथरस जो है वो बेसिक मेडिसिन है, उसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करवाते हैं, उससे बहुत सारे प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। अदरवाइज फिर बर्बरस है, बर्बरस जो है वो पेन भी अगर साथ में हो रहा हो, ठीक है, और साथ साथ रिटेंशन भी हो। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ यूटीआई के साथ नहीं आते पेशेंट, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जी उसके साथ किडनी स्टोन भी है या ब्लैडर स्टोन भी है या प्रोस्टेट का भी प्रॉब्लम है मेल में। अच्छा। तो वो फिर हम दोनों को कंसीडर करते हैं, फिर उसी हिसाब से मेडिसिन देते हैं। तो अगर प्रोस्टेट का मसला साथ चल रहा हो तो देन आप क्या मेडिसिन? फिर उसके साथ सबल सेरुलाटा वो साथ में यूज़ करवाते हैं हम। ठीक है। और अगर स्टोन्स का मसला हो जैसे किडनी स्टोन्स हैं या ब्लैडर स्टोन्स हैं तो फिर उसमें क्या? बर्बरस इज़ द बेस्ट मेडिसिन। बर्बरस वल्गैरिस जो है वो साथ में देते हैं, वो स्टोन के पेन को भी ठीक करती है, उसकी बर्निंग जो हो रही होती है उसको भी ठीक करती है, और साथ में एक मेडिसिन है हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया को यूज़ करवाते हैं तो वो फिर स्टोन को बाहर निकाल भी देती है। अच्छा। उसको जो है वो उससे एक्सक्रीट कर देती है वो। और इसका कोई टाइम ड्यूरेशन भी है कि कितने टाइम के लिए इस्तेमाल करना होता है? वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ स्टोन के ऊपर, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। वो जल्दी रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे तो फिर वो जल्दी भी कुछ दिनों में हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे हमने यहाँ पे चूँकि बहुत सारे सेशन किए हैं तो हमारे जो अक्सर डॉक्टर्स आते हैं वो बड़े नालां होते हैं इस बात से कि जनाब गुर्दे में पथरी है और आप इलाज के लिए हकीम के पास या डिफरेंट और जगहों पे फिरते रहें और फिर वो इतना आपको इफ़ेक्ट कर देता है कि पूरा गुर्दा आपका जो है वो डैमेज हो जाता है और सिकुड़ जाता है या उसमें और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। हाउ यू टेक इट कि ये एक कंप्लेंट है कि इसकी वजह से दैन सर्जरीज करनी पड़ती हैं और मामला जो है वो उस हद से बढ़ जाता है जहाँ पे वो इजीली मैनेज हो सके? जी, लेकिन अगर वाइस वर्सा देखा जाए तो बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स खुद इसको जो है वो टैकल ना कर सकने के बाद हमारे पास रेफ़र कर रहे होते हैं। अच्छा। कि जी वो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें आप। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। असल में अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ क्वैकरी बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि जो 40-50 साल का तजर्बा तो है, लेकिन अगर उनकी क्वालिफ़िकेशन में जाया जाए उनके, तो आप को जो है वो इतनी हौसला अफजा वो नहीं मिलती। तो ऐसे उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटी है, लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन चूँकि सेफ़ होती हैं, ये कभी भी ऐसा नहीं करती हैं कि इससे गुर्दा सिकुड़ जाए या इससे जो है कोई और प्रॉब्लम शुरू हो जाए। इसने तो इफ़ेक्ट करना है या नहीं करना। ठीक है। अच्छा, चूँकि गुर्दे की बात हो रही है, एक बड़ी बाज़-औक़ात मसला बहुत गंभीर हो चुका होता है, CKD तक की नौबत आ जाती है, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, किडनीज़ का फंक्शन जो है मुसलसल ख़त्म हो रहा है, GFR और बिलिरुबिन्स जो हैं वो कंट्रोल में हैं। अब फिर
क्या इसके लिए भी, क्योंकि ये यूजुअली सीनियर सिटीजन्स में, बुज़ुर्गों में है होता है ज़्यादा अमूमन, तो फिर उसमें मैनेज ही किया जा रहा होता है एज की वजह से कि अब इसमें डायलिसिस को डिले किया जाए। अगर खुदा न खास्ता ये कोई कैफियत किसी में डेवलप हो रही है तो उसके लिए क्या रेकमेंड करें? CKD के भी पेशेंट जो हैं वो ज़्यादातर दूसरे तरीका है इस्तेमाल करने के बाद फिर वो हमारे पास आते हैं और हम जो मेडिसिन देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो डायलिसिस के ऊपर होते हैं ना, उनके डायलिसिस का टाइम ड्यूरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। जिन्होंने डायलिसिस नहीं शुरू करवाया होता और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स होती हैं कि एडेमा है, उनका यूरिन की रिटेंशन है, तो वो सारी चीज़ें होम्योपैथिक मेडिसिन से स्टेप बाय स्टेप बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। और नौबत नहीं आती है। हमारे पास कई ऐसे पेशेंट, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरी प्रैक्टिस को भी 35 इयर्स हो गए हैं, कई ऐसे पेशेंट आए कि जिनका फिर पहले हमने डायलिसिस अपनी मेडिसिन से रुकवाया, उसके बाद उनका जब रिपोर्ट्स नॉर्मल हुई, उनके क्रिएटिनिन बेहतर हुआ, ब्लड यूरिया बेहतर हुआ, नॉर्मल के ऊपर आया, तो हमने अपनी मेडिसिन भी छोड़ दी उनको। तो यूजुअली ये इन पेशेंट्स के जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं एक जैसी होती हैं, मिलती जुलती होती हैं। मतलब अगर वो डायग्नोज हो गए हैं विद CKD, इसका मतलब ये कि गुर्दों का मुतासर हो गया है काम और वो अपना काम करना छोड़ते जा रहे हैं। जी। इस सूरत हाल में क्या तजवीज़ करेंगे कि जो लोग किसी ऐसी जगह पर हैं और वो कहें कि चलें ट्राई करके देख लेते हैं, जी, तो वो क्या करें? मेडिसिन इनमें भी काफ़ी सारी हैं जो यूज़ करवाते हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट और कॉमन मेडिसिन है वो एपिस है। ठीक है। एपिस देते हैं, इसके अलावा मर्क कॉर देते हैं इसमें, इसके अलावा सोलिडागो एक मेडिसिन है जो मदर टिंक्चर में हम यूज़ करवाते हैं। वेसिकेरिया एक ऐसी मेडिसिन है जो मदर टिंक्चर में यूज़ करवाते हैं। अब ये सारी वो इकट्ठी यूज़ करके ट्राई करेंगे? ठीक है। इकट्ठी नहीं है वो, उनको जो है वो फिर कोई एक बता दें कि जी आप ये डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना। सोलिडागो को जो है वो ज़्यादातर यूज़ करवाया जाता है और इससे काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन फिर वो चूँकि वो एडेमा को भी देखा जाता है तो उसकी फंक्शनिंग को, किडनी की फंक्शनिंग को ठीक करने के साथ साथ आपकी दूसरी सिम्टम्स को भी तो साथ साथ देखना होता है ना। तो वो फिर हम एसोसिएट करते हैं कुछ और रेमेडीज़ उनके सिम्टम्स के मुताबिक और वो ठीक करते चले जाते हैं। अरे डॉक्टर साहब, अब इस सारे अमराज को पीछे छोड़ते हुए एक बिल्कुल डिफरेंट मसला, बालों की हेल्थ को बेहतर करने का, बालों को गिरने से रोकने का भी कोई क्या तरीका होम्योपैथिक में मौजूद है? होम्योपैथी में बेहतरीन इसकी मेडिसिन हैं। अच्छा। बालों को, हाँ वही ना कि ये बाल गिर क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या आप में डेफिशिएंसी है कोई जिसकी वजह से बाल गिर रहे हैं, या आपकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है कि जिसकी वजह से जिस एज में आप के वालिदैन के बाल गिरे उसी एज में आपके भी गिरना शुरू हो गए, तो क्या ये फैमिली हिस्ट्री है? ये देखना होता है। फिर ये देखना होता है कि क्या पेशेंट को उसके ज़हनी काम का ज़्यादा वो तो नहीं है कि जी वो इतना ज़्यादा आसाबी काम में मसरूफ़ है कि उसका जो है वो आसाब भी कमज़ोर हो रहे हैं और फिर बाल भी साथ साथ गिरना शुरू, ये सब चीज़ें। अच्छा, कुछ लोग जो है वो कॉन्स्टिपेशन की, सिर्फ जस्ट कॉन्स्टिपेशन की वजह से, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इज़ मदर ऑफ ऑल डिजीजेज, तो उनका और कोई मसला होता ही नहीं है कि जी मैं इतने अरसे से कॉन्स्टिपेटेड हूँ और मेरे जो है ना वो बाल, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि इन चीज़ों का लिंक भी है। तो वो जब हम उसको देखते हैं और उसके मुताबिक मेडिसिन देते हैं, तो वो बाल के लिए क्या करें? बाल अगर गिर रहे हैं किसी के तो क्या करना चाहिए? एसिड फॉस एक मेडिसिन है। एसिड फॉस जी, ये सब ले सकते हैं? सब ले सकते हैं। ठीक है। जनरल मेडिसिन है, एसिड फॉस यूज़ करें, उससे बाल गिरना कम हो जाते हैं पहले और फिर रुक जाते हैं। लोकल एप्लीकेशन में भी कुछ है? लोकल एप्लीकेशन में भी है। आर्निका ऑयल यूज़ करें, उससे जो है वो बाल गिरना वो ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, फिर ख़त्म हो जाते हैं। और वैसे तो और भी काफ़ी मेडिसिन है। चाइना हम यूज़ करते हैं क्योंकि अगर आप एनीमिक हैं, डेफिशिएंसी है आप में, चाइना उस डेफिशिएंसीज को पूरा करेगी, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगी और फिर आपके बाल गिरना कम हो जाएंगे और रुक जाएंगे। वरना जनरली आप रिकमेंड कर रहे हैं आर्निका एंड एसिड फॉस खाने के लिए, आर्निका लगाने के लिए। जी हाँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक आप हमारे साथ रहे और हमने कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कशन की यहाँ पे। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। रुकेंगे यहाँ पे, लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ
फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह।